माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। और रिसेंटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मैंने टोटल 5 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं आपके छठे चैप्टर को। उम्मीद करता हूं एक एक चीजों को आप सभी मेरे साथ इत्मीनान से आखिरी तक बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6। देखिए, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो मेजरली हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन करने वाले हैं 3 मेजर टॉपिक्स को लेकर के। माने सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको आप लोग बोलते हो शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से। माने हमको काफी डिटेल में जाकर के शेयर होल्डर एक्टिविज्म को समझना है। सर ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है, इसके मायने क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और क्या इससे जुड़े हुए कुछ कानून भी है, कुछ लॉज भी है। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक आपका रहेगा ना इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, दैट इज द क्लास एक्शन सूट। अभी तक आपने शूट्स के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है, इससे जुड़ी हुई तमाम मालूमात हम लोग इस चैप्टर के अंदर हासिल करने वाले हैं। और अब आपका जो लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक रहेगा दैट इज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बारे में आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन असल में ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इसका क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से ये नॉर्मल इन्वेस्टर से जुदा है, डिफरेंशिएट होता है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि मेजरली आप लोग ये कह सकते हैं सर आपके छठे चैप्टर के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। शेयर होल्डर एक्टिविज्म के ऊपर चर्चा करेंगे, क्लास एक्शन सूट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपके चैप्टर का टाइटल रखा गया है शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड द क्लास एक्शन सूट। ये वही 3 टॉपिक है जिनको अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू पैराडाइम ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। माने ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें माने सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात की, शेयर होल्डर एक्टिविज्म की बात की, फिर हमने किसकी बात की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की, और हमने फिर किसकी बात की है, क्लास एक्शन सूट्स की बात की है। ये न्यू पैराडाइम माने जा रहे हैं किसके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। और इसी चीज को हम लोग आज की क्लास के अंदर डिकोड करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा किस तरीके से हम लोग लेक्चर के अंदर मूव ऑन करने वाले हैं, हम कहां से शुरुआत करेंगे और अपने लेक्चर को कहां पे टर्मिनेट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे आपके शेयर होल्डर एक्टिविज्म को लेकर के। देखिए वैसे तो अगर आप लोग बुनियादी तौर पे शेयर होल्डर एक्टिविज्म को समझना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे 2 शब्द का कॉम्बिनेशन, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। एक शेयर होल्डर है, एक आपका एक्टिविज्म है। एक्टिविज्म आप लोग समझ सकते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग को आप लोग क्या कह सकते हो, एक्टिविज्म बोल सकते हो। यानी कि अगर आप लोग मीनिंग से बात करें, अगर आप लोग शब्द को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग शब्द से सर रफली ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर शेयर होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी यहाँ पर शेयर होल्डर एक्टिव माने जाएंगे, ना कि पैसिव माने जाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहते हैं। सर नहीं समझ में आया, अभी मेरी बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। जैसे ही मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन आप सभी के सामने रखूंगा ना, तो आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगा। एक छोटी सी बात से हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं ताकि आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल सके। ध्यान रखिएगा सर, ये जो आपका शेयर होल्डर एक्टिविज्म है ना, अपने आप में आपका एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टूल है। पहले तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ में आया? जितना भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप लोग पढ़ते हो उनके अंदर हम लोग डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर एक टूल क्या माना जाता है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म माना जाता है। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या लिखा है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म हैज एम्ब्रेस्ड एज ए पावरफुल गवर्नेंस टूल। इसको क्या बोला गया है, इसको आप सभी ने पावरफुल गवर्नेंस टूल के नाम से जाना है। क्लियर? माने गवर्नेंस के अंदर अगर वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल टूल कोई है तो वो क्या रहेगा, शेयर होल्डर एक्टिविज्म रहेगा। समझ में आया? और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इनेबल करता है, ये क्या करता है, इनेबल करता है शेयर होल्डर्स को टू एक्टिवली, ध्यान रखिएगा इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, टू एक्टिवली इन्फ्लुएंस। किसको इन्फ्लुएंस करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एंड हम उनके राइट्स को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये भी शेयर होल्डर हैं,
जितने भी शेयर होल्डर है या ओनर है उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, और ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन ही क्या कहलाता है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहलाता है। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं सर पहले हम लोग क्या समझते थे, हम लोग ये समझते थे कि सर जब भी आप लोग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स अपने आप में पेसिव माना जाता था, एक्टिव नहीं माना जाता था। माने बहुत कम ऐसे शेयर होल्डर होते थे जो आपके मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको एक्टिव की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ना एक कॉन्सेप्ट है दैट इज द शेयर होल्डर एक्टिविज्म। माने आपके जो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करना, एक्टिवली इन्फ्लुएंस करना और उसको प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई है, शेयर होल्डर की हो गई है। और ये जो टूल है ये क्या कहलाता है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को अपने ख्याल और जहन में रखनी है, अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस नो लॉन्गर ट्रीटेड शेयर होल्डर एज ए पैसिव इन्वेस्टर। मैंने अभी भी आपको बताया कैसे हम लोग इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पैसिव इन्वेस्टर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग इसको एक्टिव ओनर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और एक्टिव मॉनिटर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। सर अगर आप लोग एमसीजी से लिख रहा हूं मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम इसको एक्टिव ना, हम इसको पैसिव ना समझ के क्या समझ रहे हैं, हम लोग इसको एक्टिव ओनर समझ रहे हैं, एक्टिव शेयर होल्डर समझ रहे हैं, या फिर आप लोग इसको मॉनिटर भी समझ सकते हैं। एक्टिव ओनर हो सकता है, ओनर की कैटेगरी में आप लोग रख सकते हैं, या फिर आप लोग इसको किसकी, मॉनिटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड, जिसको आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ये जो आपका शेयर होल्डर एक्टिविज्म है ना, उसका बेसिक मीनिंग है। और अगर आप लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं, माने मॉडर्न से पहले जो आपका एंशिएंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता था, या ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, तो आप लोग ये समझ लीजिए जब भी शेयर होल्डर का जिक्र आता था तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनता है, सर उसने शेयर्स को खरीद लिया होगा या बेच लिया होगा या उसने इन्वेस्टमेंट डाला होगा। इसी चीज से हम लोग शेयर होल्डर को समझते हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, अगर शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो ट्रेडिशनली तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे हिसाब से शेयर होल्डर क्या करता था, या तो वो क्या करता था, शेयर को खरीदता था, शेयर रिसीव करता था डिविडेंड को, या शेयर को बेच देता था। ये तीन मेजर एक्टिविटी करता था जो हमारे दिमाग में इमेज बन रहा है। और वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं कि सर ऐसा कुछ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, दिमाग में ये इमेज बना हुआ था कि शेयर होल्डर शेयर्स को खरीदता है, डिविडेंड पाता है और शेयर्स को बेच देता है। इन शॉर्ट में वो केवल और केवल डायरेक्टली किसकी बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है। सिंपल सी बात है, क्लियर है? यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, टुडे का मतलब अभी मैंने आपको समझाया ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर असल में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते हैं मैनेजमेंट से कि ये चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब मैनेजमेंट को देना होता है। यानी कि शेयर होल्डर अब सवाल करने लगा है, वोट करने लगा है एक्टिवली। इस चीज को आप समझिएगा, एक्टिवली वोट करने लगा है। अच्छा, डिमांड करने लगा है ट्रांसपेरेंसी, कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और ये सारा काम कौन कर रहा है, सर आपका शेयर होल्डर कर रहा है। क्लियर है? ये पहले नहीं करता था। एंड ये इन्फ्लुएंस करता है कंपनी के डिसीजन को, क्योंकि वो ओनर की कैटेगरी में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ना, तो क्या होगा, वो कंपनी के डिसीजन को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा समझना है कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, किसकी बात हो रही है, ये जो आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, किसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, शेयर होल्डर का। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, शेयर होल्डर एक्टिविज्म बोलते हो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश की है जो इस शब्द से जुड़ी हुई थी। सर ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है। अभी हमने प्रोफेशनल डेफिनेशन एक
डेडिकेटेड डेफिनेशन का जिक्र नहीं किया है। अभी हमने देखा है, ब्रेकडाउन देखा है कि सर ये जो पहली टर्म है शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इसका अपना क्या मीनिंग होता है। क्लियर? अगर आप लोग अभी देखेंगे तो ये सारी बातों को कंक्लूड करके मैं अगर आपको बताऊं तो आपका नतीजा ये निकलने वाला है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर शेयर होल्डर एक्टिविज्म रेफर करता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। ध्यान रखिएगा, देखिए किसकी बात हो रही है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। किसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, शेयर होल्डर की। इन इन्फ्लुएंसिंग, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रभावित करेगा किसको, कॉर्पोरेट पॉलिसीज को। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, किसको प्रभावित करने वाला है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज को प्रभावित करेगा। उसके बाद आपके मैनेजमेंट के डिसीजंस को प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। एंड यहाँ पे जितनी भी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है उनको क्या करने वाला है, इन्फ्लुएंस करने वाला है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बड़ा सवाल है। टू प्रोटेक्ट, ध्यान रखिएगा, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, देयर इंटरेस्ट एंड द इंप्रूव कंपनीज प्रेफरेंस। समझ में आया? यानी कि ये सब क्यों होता है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट को, खुद के इंटरेस्ट को, और इंप्रूव कर सके किसको, कंपनी की परफॉर्मेंस को। क्लियर है? दैट्स व्हाई वो क्या करता है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है किसके अंदर, इन तमाम एक्टिविटीज के अंदर। और इसी को आप लोग क्या कहते हो, इसी को आप लोग शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से जानते हो। समझ में आया? इन शॉर्ट में, सिंपल वर्ड में आप लोग क्या कह सकते हो, जब आपका शेयर होल्डर वॉइस रेज करता है इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग साइलेंस, तो इसको क्या बोला जाता है, ये क्या करता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग शेयर होल्डर एक्टिविज्म बोलते हो। समझ में आया? तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म का काम केवल शेयर खरीदना नहीं होता, केवल डिविडेंड रिसीव करना नहीं होता, केवल शेयर्स को सेल करना नहीं होता है, बल्कि आज का जो शेयर होल्डर है मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, वो आपके मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेता है, मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर सकता है, वो कहीं ना कहीं हर एक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैनेजमेंट की डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव, सॉरी आप लोग जिसको आप लोग क्या बोलते हो, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से जानते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों ने किस नाम से जाना, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से जाना। तो एक बार आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया, सर इंट्रोडक्शन हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कुछ पूरा का पूरा हमारा मामला रहने वाला है। उसके बाद मैंने आपको काफी डिटेल में जाकर के डेफिनेशन से भी रूबरू कराया। अब हम इसकी फीचर्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सर इसकी कुछ फीचर्स रहेंगी, फीचर्स के बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कहां पे जाएंगे, हम लोग बेसिकली एडवांटेजेस की बात करने वाले हैं। क्लियर? आप लोग याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं एडवांटेजेस, एंड हम किसकी बात करने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस की बात करने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अभी हम लोग कहां पे जाएंगे, फीचर्स की बात करेंगे। किसकी फीचर्स पढ़नी है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म की फीचर्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म की क्या क्या फीचर्स रहने वाली है। देखिए जैसा कि हमने बताया, अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे, सर अभी तक हमने ये माना था कि जो आपका शेयर होल्डर है, अभी तक हमने क्या माना था सर, जो आपका शेयर होल्डर है उसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर रहे थे, शेयर होल्डर्स को हम लोग ट्रीट कर रहे थे एज ए पेसिव इन्वेस्टर। हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर रहे थे, पेसिव की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन जो मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके अंदर हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक्टिव ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो आपका एक तो पेसिव ओनरशिप होता था हमारे पास, क्या होता था हमारे पास, पेसिव ओनरशिप होता था। क्लियर है? एक हमारे पास क्या होता था, एक्टिव ओनरशिप। अभी जो आप कंसीडर करते हो ना, उसको किस कैटेगरी में रखते हो, एक्टिव ओनरशिप की कैटेगरी में रखते हो। तो ये पहले होता था। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक्टिव शेयर होल्डर एक्टिविज्म की वजह से हम लोग इसको कैसे कंक्लूड करके चलने लगे हैं, एज ए एक्टिव ओनरशिप। क्लियर है? तो शेयर होल्डर जो आपका एक्टिविज्म है उसकी पहली फीचर क्या है, इट इज एन एक्टिव ओनरशिप। ये क्या होती है, आपकी एक्टिव ओनरशिप होती है। और एक्टिव ओनरशिप होती है तो आप सभी को याद होगा, मैंने अभी अभी आपको ये बात समझाई थी कि अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग कहां पे हिस्सा लेते हैं, आप लोग मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेते हैं। क्लियर है? और मैनेजमेंट से आप लोग क्या करते हैं,
क्वेश्चन भी करते हैं। क्लियर, आप लोग क्या करते हैं, सवाल भी करते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया था, आप लोग अपने वोटिंग राइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अपने वोटिंग राइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये वोटिंग राइट्स किसकी वजह से आया, क्योंकि हमने शेयर होल्डर एक्टिविज्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, दैट्स व्हाई इसका सेकंड फीचर क्या हो सकता है, आप लोग कह सकते हो यूज ऑफ वोटिंग राइट इज द सेकंड फीचर ऑफ द शेयर होल्डर एक्टिविज्म। और हमने अभी अभी पढ़ा था सर, यहाँ पे शेयर होल्डर अपना क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है, डिमांड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, माने पारदर्शिता की क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। तो डिमांड ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी किसकी फीचर है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म की फीचर है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी क्या कहेंगे आप लोग इसको, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी किसकी फीचर्स के अंदर आता है, हमारा बेसिकली शेयर होल्डर एक्टिविज्म की फीचर्स के अंदर आता है। और लीगल एंड द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप लोग जितने भी लीगल कंप्लायंसेस है या फिर लीगल लॉज है उनके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हमें क्या मिलता है, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सर, जब भी एग्जाम के अंदर फीचर्स ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म पूछा जाएगा, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिन्हें हमें लिखना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। कैसे एक्टिव ओनरशिप की बात कर रहे हैं, पेसिव ओनरशिप कैसे होता था, ये थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग इतना विवेक रखते हैं, बिकॉज यू आर इन द फोर्थ सेमेस्टर, जहां पे भी या किसी और सेमेस्टर में जब आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाया जा रहा है, यू आर ए अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इतना विवेक, इतनी कॉम्पिटेंसी, इतनी क्षमता, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी आप सभी के पास होगी कि इन तमाम कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, इतनी तो आपकी वैकअप भी होती ही है। क्लियर, बहरहाल ज्यादा ना बातें करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर पाए। अभी तक हमने काफी कुछ समझ लिया है, लेकिन अब इससे आगे अगर आप लोग चलोगे ना, तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, मैंने बताया था एडवांटेजेस को पढ़ना पड़ेगा, अलोंग विद हम किसको पढ़ने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस को भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सर ये एडवांटेजेस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस है, प्लस बातें क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इंप्रूव होता है। अगर आप लोग लीगली तमाम चीजों की जानकारी हासिल करते हैं, और जो आपका शेयर होल्डर है एक्टिवली मैनेजमेंट के अंदर जो भी लीगल पॉलिसीज है उनको मॉनिटरिंग करता है या मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे दो तरीके के माय डियर फ्रेंड्स शेयर होल्डर्स होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि सर हम दो तरीके के शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। सर दो तरीके के शेयर होल्डर्स, हाँ जी बिल्कुल सही सुना। एक आपके माइनॉरिटी होते हैं, माइनर होते हैं, जिसको आप लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। एक मेजर के अंदर आता है, दैट्स व्हाई आप लोग इसको क्या कहते हो, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है। तो मेजॉरिटी के बारे में तो तमाम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर्स अगर आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना, उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इनका एक तरीके से प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे, इनको प्रोटेक्ट करने का एडवांटेजेस भी कहां से आया है, ये भी स्पेसिफिकली शेयर होल्डर एक्टिविज्म से आया है। समझ में आया। तो आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग कह सकते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म, शेयर होल्डर आप लोग क्या कहेंगे, एक्टिविज्म की वजह से ही जो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली डिमांड करते हैं किसकी, ट्रांसपेरेंसी की। किसकी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, हम लोग बेसिकली कह सकते हैं पारदर्शिता। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये पॉइंट मैंने कवर करा दिया, कंपनी की परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए, अलोंग विथ हमने क्या कहा था, प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, यानी कि शेयर होल्डर के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म है। इसी का ये फीचर रहने वाला है, ये इसी का ये एडवांटेजेस रहने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पे ये किसको बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारे जितने भी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने में भी ये हेल्प
करता है। ये वही बातें हैं इन शॉर्ट में, आप लोग काफी ऐसे पॉइंट है जिनको इंटरमिक्स भी कर सकते हैं, फीचर सी एडवांटेजेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने में, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने में, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने में, इनहांस करने में कंपनीज के परफॉर्मेंस को, अलोंग विद द बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। ये कौन हेल्प करता है? हमारा शेयर होल्डर एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट एक तरीके से हेल्प करता है, या मैं कहूं शेयर होल्डर एक्टिविज्म का ये एडवांटेजेस या फीचर रहता है। समझ में? अब छोटा सा डिस्कशन डिसएडवांटेजेस को लेकर के करेंगे, क्योंकि किसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर अगर उसके अंदर 1000 अच्छाइयां हैं तो 5-10 उसके अंदर बुराइयां भी मिलती हैं, क्योंकि कंबाइन पैकेज होता है, ठीक है ना। इसमें आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव उसके साथ ऑटोमेटिकली होता ही होता है। इसी तरीके से कुछ शेयर होल्डर एक्टिविज्म के डिसएडवांटेजेस भी है, जिनके अंदर पहला डिसएडवांटेज है, यहाँ पे होता क्या है, जब आपका एक मैनेजमेंट, देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी है, अभी तक क्या हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते आए हैं, सर हमारे पास कोई भी जो कंपनी रहती है ना, कंपनी के अंदर एक तो होता है आपका मैनेजमेंट, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो आपका शेयर होल्डर होता है, क्लियर। आप लोग क्या कहेंगे, आपका क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मान के चले, लेट अस से आपका मैनेजमेंट होता है, क्लियर। अब आपको समझना क्या है सर, समझना ये है, यहाँ पे कंपनी को चलाने के लिए जो डेली डे टू डे एक्टिविटी हो रही है, मैं सिंपल लिख देता हूं, डे टू डे एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उनको मैनेज करने के लिए कौन काम करता है, मैनेजमेंट काम करता है। और जब शेयर होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक चीज में टांग घुसाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, यानी कि डिसरप्ट होता है। क्या होता है? डिसरप्ट होता है। कौन डिसरप्ट हो जाता है? मैनेजमेंट डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज में जब शेयर होल्डर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो मैनेजमेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। ओनर का काम मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता, आप सभी ने पढ़ा होगा, एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना, या फिर ओनर ऑफ द कंपनी है, उसकी मेजर जो कैपेबिलिटी है, उसका मेजर जो काम है ना, वो रिस्क लेना होता है। समझ में आया? अब उस रिस्क को कैसे प्रॉफिट में बदलना है, किन किन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना है, ये तमाम तरीके की जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर होती है। दैट्स व्हाई जब आप उसी मैनेजमेंट के कामकाज के अंदर अपनी नाक घुसेड़ेंगे, हर एक छोटे छोटे काम के अंदर आप लोग उनको परेशान करेंगे, हर एक बात के ऊपर आप इन्वॉल्व होंगे, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के अंदर डिसरप्ट होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फोकस होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फोकस। किसकी बात होती है? शॉर्ट टर्म फोकस की बात होती है। और केवल डिसरप्शन नहीं होता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। क्लियर? आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का अलग है, मैनेजमेंट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओनर्स या शेयर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, और दोनों के बीच में टकराव हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग मतभेद होने की वजह से दोनों के बीच में टकराव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है। इस चीज को आपको अपने ख्याल में रखना है। यानी कि यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजर, यानी कि ओनर और मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा आप लोग कह दीजिए कॉस्टली लीगल बैटल, अगर हमारे पास कोई भी लीगल बैटल होती है तो यहाँ पे वो क्या हो जाती है? कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि हमारे पास किसका इन्वॉल्वमेंट है? शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज, ये भी काफी एक बेसिक पॉइंट है, मिसयूज करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना यहाँ पे रहती है, बनी रहती है। क्लियर है? तो कुछ डिसएडवांटेजेस है जिनको अगर आप लोग पढ़ के चले जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने में आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है, सहूलियत मिल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला आपका टॉपिक था जहां पर हम लोगों ने शेयर होल्डर एक्टिविज्म को पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक एक छोटी सी चीज और मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट चेंजेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपका ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, यहाँ पे क्लास एक्शन शूट को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी, जैसे अभी अभी हमने क्या कहा, सर हमारे पास अभी अभी हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है, यानी कि ये आपकी क्लास नंबर 1 है, या मैं कहूंगा ये आपकी पहली क्लास है, पार्ट 1 है। मेरी कोशिश रहेगी जो हम आपका क्लास नंबर 2 लेके आए, यानी कि हमारा जो दूसरा क्लास रहे, उस दूसरे क्लास के अंदर माय डियर फ्रेंड्स
हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर ले, माने सेकंड क्लास के अंदर आपका ये वाला चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा, ऐसा मेरा मानना है और मैं अपनी एंड से बेस्ट करूंगा। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग थोड़ा सा लंबा लेक्चर कर पाए, 40-45 मिनट के आसपास, 50 मिनट के आसपास, पर दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाए। जैसे अभी मैंने भूमिका बना दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म की, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हासिल हो गई होगी और क्लास एक्शन शूट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को समझने में आपको काफी हद तक मदद भी मिलने वाली है। बहरहाल एक टॉपिक रहता है जिसको हम लोग जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत की अगर आप लोग बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एग्जैक्टली शेयर होल्डर एक्टिविज्म किस तरीके से काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन इंडिया शेयर होल्डर एक्टिविज्म हैज ए ग्रोन रैपिडली। समझ में आया? हमारी इंडिया के अंदर जो इसकी ग्रोथ है वो कैसी हुई है, रैपिडली ग्रोथ हुई है। क्लियर है? कि क्यों हुई है, उसका कारण है जो हमारे लॉज है, जो कानून है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे जो डिस्क्लोजर है वो बेटर हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हुई है, रैपिड ग्रोथ हुई है। डिजिटल वोटिंग में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि आपका जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म है वो इंक्रीज हुआ है एंड अवेयरनेस बढ़ी है। किसके अमंग? हम लोग इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं, जितने भी आपके निवेशक हैं, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, जिसकी वजह से वी कैन से इजीली इन इंडिया दैट शेयर होल्डर एक्टिविज्म गोट द रैपिड ग्रोथ। आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर एक्टिविज्म के पास क्या हुई है, एक रैपिड ग्रोथ मिली है। एंड मेजर सपोर्ट कंसर्न कहां से आया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मेजर जो कंसर्न है हमारा वो सीबी की तरफ से आया है। ठीक है? सीबी माने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? आप लोग इसको किसके नाम से जानते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही वो आपका मेजर सपोर्ट है, जहां से हमें मेजर सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के अंदर एक तरीके से अवेयरनेस बढ़ी, डिजिटल वोटिंग में इजाफा हुआ, बेटर डिस्क्लोजर मिला, स्ट्रॉन्ग लॉज हुए, जिसकी वजह से हमारे शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अंदर क्या देखने को मिला माय डियर फ्रेंड्स, आपको रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है, जिसको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में बैठा करके चलना है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो हाउ एक्टिविज्म हैपन इन इंडिया, ये एक छोटा सा सवाल है जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक्टिविज्म कैसे काम करता है। सर बताइए तो सही, जैसे आपके यहाँ पे कोई अनफेयर रेजोल्यूशन हो गया, लेट अस से हमारे पास क्या है, कोई अनफेयर रेजोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके अंदर उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगा। तो ये भी तो आपका एक शेयर होल्डर एक्टिविज्म ही हुआ ना। जैसे अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चनिंग एग्जीक्यूटिव पे, सिंपल सी बात है, अपोजिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं डिमांडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्शन या यूज मीडिया एंड द लीगल रेमेडीज। ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, ये सारी चीजें एक्टिविज्म किस तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो यहाँ पे जो आपका शेयर होल्डर है वो ज्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो बेसिक बातें हैं, यहाँ पे कोई आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब जैसा कि आप सभी बार बार पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 बिजनेस लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा, यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वोटिंग राइट्स है, क्लियर है, क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग वोटिंग राइट्स है। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्टार्ट हो गया है, ऑब्वियस बात है, इसको आप लोग ई वोटिंग के नाम से जानते हो, ठीक है। हमारे पास पोस्टल बैलेट सिस्टम आ गया है, इजी पार्टिसिपेशन एवर फ्रॉम द रिमोट लोकेशन, जितने भी आपके रिमोट लोकेशन पे बैठे लोग हैं वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग्स के अंदर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी। ये तमाम चीजें कहां से निकल के आई हैं, ये कहीं ना कहीं आपके कंपनीज एक्ट 2013 से निकल के आई हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे किसकी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन की बात होती है। राइट्स टू ऑब्जेक्ट अनफेयर एक्शन, क्लियर है, यानी कि ये क्या कर सकता है, राइट टू ऑब्जेक्ट अनफेयर एक्शंस, ठीक है, एंड ऑपरेशन एंड द मिसमैनेजमेंट रेमेडीज, क्लियर है, ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिक बातें हैं, ऐसे आप लोग क्लास एक्शन शूटर से, ये काफी अहम चीज है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और जरूरी रहने वाला है। आज हम समझेंगे जो ये आपका क्लास एक्शन शूट है, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और इंडिया के अंदर एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता
है, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ काफी डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं इत्मीनान से आखिरी तक आप सभी एक एक चीजों को मेरे साथ समझते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, दैट इज द क्लास एक्शन शूट। ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, या मैं कहूंगा एक ऐसा रिफॉर्म है जो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर आप लोग क्लास एक्शन शूट को समझना चाहते हैं ना, तो इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे जो हमने विसल ब्लोइंग वाला कॉन्सेप्ट समझा था। विसल ब्लोइंग के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी होता है तो उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर जो आपका पर्सन है वो आवाज उठाता है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे अगर कोई गलत एक्टिविटी किसी भी कंपनी के अंदर होती है, कोई भी इलीगल अनएथिकल काम होता है, तो उसके अगेंस्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल एक तरीके से आवाज उठा सकते हैं। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, क्लास एक्शन शूट बोला जाता है। माने एक वर्ग, एक पर्टिकुलर क्लास क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं जो भी इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हो रही है। इसका मतलब ये है सर, आप लोग ये कह सकते हैं क्लास एक्शन शूट आर द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म। देखिए काफी बार पेपर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए क्लास एक्शन शूट अपने आप में एक मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म माना जाता है, इंट्रोड्यूस टू स्ट्रेंथन। किसको स्ट्रेंथ देने के लिए, माय डियर फ्रेंड, जितने भी आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। माने कि यहाँ पे दो तरीके के शेयर होल्डर हैं, एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर की कैटेगरी में आता है, एक माइनॉरिटी के अंदर आता है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, उनको प्रोटेक्शन के स्ट्रेंथन को करने के लिए हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म लेके आया गया, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, क्लास एक्शन शूट के नाम से जानते हो। समझ में आया? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दे कन्वर्ट शेयर होल्डर फ्रॉम पैसिव इन्वेस्टर इनटू द कलेक्टिव एंड फोर्सेस ऑफ द गवर्नेंस। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। माने ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं। किसको? शेयर होल्डर्स को। कहां से? फ्रॉम द पैसिव, याद रखिएगा, फ्रॉम द पैसिव इन्वेस्टर इनटू द कलेक्टिव रिफोर्सेस ऑफ गवर्नेंस। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कि यहाँ पे ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं जितने भी शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर जिनको पैसिव इन्वेस्टर माना जाता है, इनको कलेक्टिव एंड फोर्सेस ऑफ द गवर्नेंस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं दिस इज द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्लियर है? और जैसा कि मैंने आपको बताया, मीनिंग अगर डेफिनेशन की बात करते हो तो क्लास एक्शन शूट के अंदर पूरा का पूरा एक वर्ग होता है, पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कोई भी इलीगल अनएथिकल जो एक्टिविटी हुआ है उसके अगेंस्ट आवाज उठाता है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि क्लास एक्शन शूट इज ए लीगल एक्शन। अपने आप में ये क्या होता है, एक ऐसा लीगल एक्शन होता है जो फाइल किया जाता है बाय ए ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। ध्यान रखिएगा, या तो ये शेयर होल्डर का ग्रुप होगा या तो डिपॉजिटर का ग्रुप होगा, कलेक्टिवली। ये क्या होगा? कलेक्टिवली। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग विसल ब्लोइंग की बात करते हैं तो वहां पे कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है जो क्या करता है, अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट वॉइस रेज करता है। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर और डिपॉजिटर कलेक्टिवली क्या करते हैं, एक लीगल एक्शन फाइल कराते हैं अगेंस्ट ए कंपनी। अब देखिए किस किस के अगेंस्ट हो सकती है, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट क्लास एक्शन शूट करवाया जा सकता है, कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, उसके ऑडिटर के अगेंस्ट, या फिर उसके एडवाइजर के अगेंस्ट। ठीक है, किसके लिए? फॉर फ्रॉडलेंट हो गया, अनलॉफुल हो गया और मिसलीडिंग एक्ट। समझ में आया? माने कोई भी गलत एक्टिविटी अगर किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे कंपनी कर रही हो, चाहे उसके डायरेक्टर हो, चाहे उसके ऑडिटर हो, चाहे उसके एडवाइजर हो, उनके अगेंस्ट जितने भी आपके शेयर होल्डर्स का ग्रुप है या डिपॉजिटर कलेक्टिवली एक लीगल फाइल, एक लीगल एक्शन ले सकते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, क्लास एक्शन शूट के नाम से जानते हो। समझ में आया? तो बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग किस नाम से जान रहे हो, क्लास एक्शन शूट के नाम से जान रहे हो। यानी कि आप लोग ये कह सकते हो, मैनी अफेक्टेड इन्वेस्टर फाइल वन
केस टुगेदर इंस्टेड ऑफ द सेपरेट इंडिविजुअल केसेस। माने आप लोग ये कह सकते हैं, लेट अस से आपके पास कोई भी XYZ करके या XYZ करके कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास आपका इन्वेस्टर नंबर 1 है, ठीक है ना, जिसके साथ एक तरीके का एक्टिविटी हुआ है, इलीगल एक्टिविटी, ये 2 है, उसके बाद क्या है 3 है। अब इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये तीनों अलग अलग, माने ये क्या कर सकते हैं, अपना सेपरेट केस फाइल करा सकते हैं अगर ये कानूनी कार्रवाई का हिस्सा लेना चाहते हैं। एक ऑप्शन इनको ये दे दिया गया, तीनों इकट्ठा होकर के और एक सिंगल केस यानी कि सिंगल एक्शन फाइल करा सकते हैं, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आप लोग क्लास एक्शन शूट के नाम से जानते हो, ठीक है। यानी आप लोग क्या कह सकते हो, जितने भी अफेक्टेड इन्वेस्टर है, जितने भी अफेक्टेड इन्वेस्टर है, वो क्या कर सकते हैं, वो एक केस फाइल कर सकते हैं टुगेदर इंस्टेड ऑफ द सेपरेट इंडिविजुअल केसेस। समझ में आया, अलग अलग इंडिविजुअल केसेस की बजाय एक केस फाइल कर सकते हैं अगर एक ही तरीके का कोई इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी किया गया है। और ये किसके अगेंस्ट हो सकता है, याद रखिएगा मैंने बताया था अभी अभी सर, ये किसी भी कंपनी के अगेंस्ट हो सकता है जो भी क्लास एक्शन सूट है, ठीक है ना। और ये आपके इसके डायरेक्टर यानी कि कंपनी के डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टर के अगेंस्ट हो सकता है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं सर, ऑडिटर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कह सकते हो, जितने भी कंपनी के एडवाइजर्स है उनके अगेंस्ट भी ये आपका क्लास एक्शन शूट फाइल किया जा सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इनको कौन फाइल कराता है, जितने भी यानी कि आप लोग ग्रुप की बात करते हैं, समझ में आया, यानी कि ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर या इन्वेस्टर व्हाट एवर यू कैन से, तो आप लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड आप लोग क्या कह सकते हैं, बेसिकली आप लोग कह सकते हैं जितने भी आपके डिपोजिटर्स है, क्या कहेंगे आप लोग, जितने भी आपके डिपोजिटर्स है कलेक्टिवली, समझ में आया, इनको कलेक्टिवली क्या ये क्या करा सकते हैं, आपका क्लास एक्शन शूट फाइल करा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, या फिर यहां पे मैंने शुरू में बताया था इसको क्या बोला जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये क्या माना जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म माना जाता है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है, शेयर होल्डर को पेसिव इन्वेस्टर से कलेक्टिव एंड फोर्सेज ऑफ गवर्नेंस में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, क्लास एक्शन शूट का, ठीक है। तो बेसिक सी नियम है, बेसिक सा टॉपिक है, जिसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन के अंदर सिंपल सा सादा सा सवाल आता है, उसको आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि विशल ब्लोविंग के अंदर और जो आपका क्लास एक्शन शूट है उसके अंदर बेसिकली जो आपका कंप्लेन है वो अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट ही होता है, लेकिन सिर्फ फर्क होता है कि एग्जैक्टली कंप्लेन कौन कर रहा है, वॉइस कौन रेज कर रहा है। समझ में आया, इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन में रख लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे जरूरी बात, लीगल बेसिस इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन से लीगल बेसिस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जितनी भी चीजें हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आती हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका क्लास एक्शन शूट है उसको भी कौन गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट 2013 ही गवर्न करता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और जो आपको ध्यान में देनी है, दे अलाउ मेंबर और डिपोजिटर टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल इफ द कंपनीज अफेयर्स आर कंडक्टेड इन द मैनर। माने यहां पे ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 अलो करता है, क्या करता है, यहां पे याद रखिएगा कि क्या करता है, अलो करता है। यहां पे देखिए कि क्या करता है, अलो करता है किसको, मेंबर्स को, मेंबर्स माने शेयर होल्डर्स को या डिपोजिटर्स को। क्लियर है कि वो क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं किसको, ट्राइब्यूनल्स को, अगर कोई भी कंपनीज के अफेयर कंडक्टेड है किसमें, जैसे उन्होंने प्रीजुडिशियल टू द मेंबर या फ्रॉडलेंट या मिसलीडिंग या ऑपरेसिव जो भी आपका इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी को अंजाम दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपके क्लास एक्शन शूट को फाइल कर सकते हैं। समझ में आया, और ये किसके अंडर आता है, इसको कौन गवर्न करता है, दीज आर क्लास एक्शन शूट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। और सिमिलर मैनर में अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही चीजें गवर्न होती चली जाती है। सबसे बड़ा सवाल, हालांकि हम इसको कवर भी कर चुके हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि सर जो आपका क्लास एक्शन शूट है वो कौन एक तरीके से फाइल कर सकता है, माने हु कैन फाइल ए क्लास एक्शन शूट। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड मेंबर, प्रिस्क्राइब्ड
बोर्ड मेंबर के अंदर हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, हम डिपोजिटर्स की बात करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन कौन है, एक तो आपका शेयर होल्डर है और डिपोजिटर है। केवल यही आपके क्या कर सकते हैं, क्लास एक्शन सूट को फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो विशल ब्लोइंग है वहां पे आपका कोई भी जो आपका इंफॉर्मेशन कैरी करता है सिस्टम के अंदर की, वो आपका क्लास एक्शन सॉरी आपका विशल ब्लोइंग कर सकता है, वो विशल ब्लोवर बन सकता है। जो शेयर होल्डर है और डिपोजिटर है, ये क्या आएंगे, टुगेदर आएंगे, क्या करने के लिए, एक फाइल केस को करने के लिए। दिस प्रिवेंट मिस यूज बाई ए सिंगल इंडिविजुअल। समझ में आया? ये किसको एक तरीके से प्रिवेंट करता है कि मिस यूज ना हो बाई ए सिंगल इंडिविजुअल, कोई सिंगल इंडिविजुअल मिस यूज ना कर सके। ठीक है, तो यहां से आपको एक थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिलना चाहिए कि सर एग्जैक्टली हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये क्लास एक्शन शूट अपने आप में छोटा सा टॉपिक है, आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर पिछले 2 साल के अंदर, जैसे पहले आपका सेपरेट होता था, पहले आपका ये कलेक्टिव सब्जेक्ट होता था, ऑडिट्स के साथ पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी इसको सेपरेट किया। पिछली साल भी क्लास एक्शन शूट से एक सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स, उसकी लिमिट आप लोग इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आइएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, लीगल बेसिस क्या है इंडिया के अंदर, अलोंग विद कौन कौन आपका क्लास एक्शन शूट फाइल कर सकता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगेंस्ट हुम कैन इट बी फाइल्ड, माने ये किसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है। ये भी मैंने आपको बताया अभी अभी, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, डायरेक्टर के अगेंस्ट, ऑडिटर के अगेंस्ट, एक्सपर्ट और एडवाइजर, मैंने बताया ना, एडवाइजर के अगेंस्ट या फिर किसी भी कंसल्टेंट के अगेंस्ट ये क्या किया जा सकता है, क्लास एक्शन शूट फाइल किया जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ये कंपनी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, एक्सपर्ट और एडवाइजर हो सकता है, या कंसल्टेंट हो सकता है। इन सभी लोगों के अगेंस्ट माय डियर फ्रेंड्स क्लास एक्शन शूट फाइल किया जा सकता है इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन, ये सारे किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, किसी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, या किसी मिसमैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, या मिसलीडिंग स्टेटमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर रॉन्गफुल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, या कोई अनएथिकल, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ये सेम बात हो गई है वैसे, आप लोग अनएथिकल या फिर आप लोग कहेंगे इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। तो इन तमाम केसेस के अंदर इन तमाम लोगों के ऊपर क्या किया जा सकता है, क्लास एक्शन शूट फाइल कराया जा सकता है। समझ में आया? ये आई होप की चीजें यहां तक क्लियर रही होंगी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। अब थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे, रिलीफ दैट कैन बी क्लेम्ड। अब यहां पे जब आप क्लास एक्शन शूट फाइल करते हैं तो क्या क्या रिलीफ यहां पे मिल सकती है, यानी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, सर आप लोग क्लास एक्शन शूट फाइल करा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप लोग क्लास एक्शन शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे मुद्दा ये है कि सर यहाँ पे आपको रिलीफ क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सर कुछ रिलीफ है जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ध्यान दीजिएगा। ट्राइब्यूनल में ऑर्डर, ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, किसका, स्टॉप अनलॉफुल एक्ट, जो भी आपका अनलॉफुल एक्ट है उसको रोकने का आदेश पारित कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है रेजोल्यूशन को वॉइड, याद रखिएगा जो भी आपका रेजोल्यूशन है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, रिकवर कर सकता है डैमेजेस को, और पनिश कर सकता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। क्लियर है? तो जो भी अनलॉफुल, मिसमैनेजमेंट, अनएथिकल, इलीगल एक्टिविटी हुआ है उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको एक तरीके से पनिश किया जा सकता है, ये भी आपको समझना है। उनसे रिकवरी, डैमेज की जा सकती, डैमेज जो आपकी डैमेजेस की रिकवरी की जा सकती है, कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है, या फिर रेजोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, अलोंग विद अनलॉफुल एक्ट है उसको एक तरीके से स्टॉप किया जा सकता है, उसको रोकने के आदेश पारित किए जा सकते हैं। ये तमाम चीजें कहां से निकल के आती है, जब आप लोग क्लास एक्शन शूट फाइल करते हैं उसके अंदर क्या क्या रिलीफ आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। और थोड़ा आगे चलते हैं, तो सर ये क्लास एक्शन शूट है, फाइल ही क्यों किया जाता है, तो आई थिंक इसका जवाब तो बिना पढ़े ही आप लोग देख सकते हैं। यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे वो कंपनी गलत करे, डायरेक्टर गलत करे, ऑडिटर गलत करे, या आप लोग कह दीजिए कंसल्टेंट गलत करे, कोई भी गलत करता है तो उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जो भी इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी है उसको रोकना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों चीजें करने के लिए हमें क्लास एक्शन शूट को फाइल करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, और एक सबसे
इंपॉर्टेंट बात, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, सबसे बड़ी बात है ये तो हमने शुरू में डिस्कस किया था, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लास एक्शन सूट फाइल किया जाता है। या फिर आप लोग कह सकते हो कॉर्पोरेट के अंदर जितने भी फ्रॉड होते हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए क्लास एक्शन सूट फाइल किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्लास एक्शन सूट फाइल किया जाता है, और गुड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए क्लास एक्शन सूट को फाइल किया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता मेंटेन रहे एंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को क्लास एक्शन सूट फाइल किया जाता है। इसके अलावा भी काफी ऐसे पॉइंट हैं जो आप अपने विवेक, अपने विजडम, अपने नॉलेज के हिसाब से डेफिनेटली लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आप लोगों को डेफिनेटली अपने दिलो दिमाग और जहन में रख लेना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर ये टॉपिक पूछा जाए, इस चैप्टर से ये सवाल पूछा जाए, तो आप लोग काफी डिटेल में जाकर के पॉइंट दर पॉइंट इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। समझ में आया? जैसे मैंने एक एक चीजों को आप सभी को काफी डिटेल में जाकर के समझाया। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर, सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पे क्लास एक्शन सूट का इंट्रोडक्शन, कि एग्जैक्टली इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म माना जाता है, और ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट काफी अच्छा काम करता है। यहाँ पे कन्वर्ट करता है शेयर होल्डर को फ्रॉम द पैसिव इन्वेस्टर इनटू द कलेक्टिव एंड फोर्सेस ऑफ द गवर्नेंस, ये बात हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने देखा क्लास एक्शन सूट का अपना मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और क्या कुछ ये पूरा मामला रहता है, लीगल बेसिस क्या है, उसके बाद कौन कौन क्लास एक्शन सूट फाइल करा सकता है, किसके अगेंस्ट किया जा सकता है, क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और क्लास एक्शन सूट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब थोड़ा अगर आप आगे बढ़ते हो तो सर एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, माने आप लोग कह सकते हैं हर एक चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हमको मिलता है कलेक्टिव स्ट्रेंथ। कलेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब जितने भी आपके शेयर होल्डर हैं और जितने भी डिपॉजिटर हैं, अगर वो इकट्ठा होकर के एक केस फाइल करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेंथन होता है, यूनिटी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग क्या कह सकते हो, कलेक्टिव स्ट्रेंथन होता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर है उनको पावर गेन होता है व्हेन दे यूनाइटेड, वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको एक हौसला भी मिलता है। हो सकता है अकेला छोटा इन्वेस्टर है वो एक पर्टिकुलर एक्शन लेते टाइम झिझके, यानी कि उसको थोड़ा टेंशन रहे अपनी आइडेंटिटी को लेकर के भी, या फिर उसके साथ कोई फ्यूचर में कोई ऐसी घटना ना हो जाए इसको लेकर के भी। तो जब काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी गेन होता है, ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, क्योंकि काफी छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो इकट्ठा होकर के एक केस फाइल करेंगे तो जो भी लीगल कंप्लायंसेज होता है उसके अंदर रिडक्शन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा कम लगेगा। यानी आप लोग क्या कह सकते हो, लीगल एक्सपेंसेस आर शेयर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, काफी लोगों के अंदर बढ़ जाएंगे, अकेला आदमी केस लड़े, एक 10 20 50 लोग इकट्ठा होकर के लड़े तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में हम आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे गवर्नेंस इंप्रूव होती है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे कंपनसेशन फॉर द लॉस, ये ध्यान रखिएगा, विक्टिम कैन रिकवर डैमेजेस, ठीक है, ये मैंने बताया भी था। यहाँ पे रिलीफ भी दिया जाता है, जो भी आपका ट्राइब्यूनल है वो ये रिलीफ प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे कंपनसेशन फॉर लॉसेस की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना रहती है। इसके अलावा प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये तो खैर मैं बार बार बता ही रहा हूँ। यहाँ पे इसका मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे प्रिवेंट करना प्रमोटर मिसयूज ऑफ द पावर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर अपनी पावर का मिसयूज ना करे। इसी से प्रिवेंशन का काम भी किसका होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्लास एक्शन सूट का होता है, ठीक है। तो ये याद रखना क्लास एक्शन सूट क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेजेस है। अब इतनी सारी एडवांटेजेस के साथ माय डियर फ्रेंड्स ऑब्वियसली कुछ बात है, कुछ दो चार डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली आप लोग क्या लिख सकते हैं, रिस्क ऑफ मिसयूज, काफी इंपॉर्टेंट बात है, कैन बी यूज्ड टू हैरास द मैनेजमेंट। माने कई बार क्या होता है, कुछ छोटे मान लीजिए इन्वेस्टर हैं वो बिना किसी इलीगल एक्टिविटी के ऐसे ही मैनेजमेंट को हैरास करने के लिए एक क्लास एक्शन सूट फाइल कर देते हैं। तो इस तरीके से ये मिसयूज के अंदर भी आ सकता है, यानी इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, जो ये आपका एक्ट है जिसको आप लोग क्लास एक्शन सूट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा लॉन्ग लीगल प्रोसेस, ये अपने आप में एक लंबी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लीगल केस ऑब्वियस सी बात है किसी को नहीं पता कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, काफी लंबा मामला भी खिंच सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज रहने वाला है, ठीक है। जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो डेफिनेटली टाइम लेता ही लेता है। आगे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे बिजनेस
डिसरप्शन हो सकता है, यानी कि आप लोग देखिएगा लिटिगेशन में अफेक्ट द ऑपरेशन, जो लिटिगेशन है वो क्या कर सकता है, ऑपरेशंस को भी अफेक्ट कर सकता है। इंक्रीज कंप्लायंसेस कॉस्ट, मैं बता चुका हूं कंप्लायंसेस कॉस्ट क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, कंपनीज में फेस हायर लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं, यहाँ पे इतना कुछ हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, रिस्क ऑफ मिसयूज हो गया, लॉन्ग लीगल प्रोसेसेस हो गया और बिजनेस डिसरप्शन हो गया है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, इंक्रीज्ड कंप्लायंसेस कॉस्ट। ये तमाम चीजें कहां पे आती है, डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्लास एक्शन सूट। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर कवर किया, दैट इज द क्लास एक्शन सूट। और यहां से कई बार एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग मेक श्योर करके छोटे से टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आज की क्लास के अंदर हम आपके चैप्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से आखिरी तक मेरे साथ बने रहेंगे और एक एक चीज को समझते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मीनिंग होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर हैवीली एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। और मैं एक छोटी सी बात आप सभी को कहूंगा, अगर आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने आप में एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टुडेज मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर जब भी आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो अपने आप में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके अंदर, मॉडर्न गवर्नेंस के अंदर या मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। और मैंने बताया था जब भी आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करेंगे, दीज आर द लीगल एंटिटीज, इनको आप लोग क्या कहते हो, लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो, यानी आप लोग कह सकते हो दे आर लार्ज फाइनेंशियल एंटिटी। इनको क्या बोला जाता है, लार्ज फाइनेंशियल एंटिटीज बोला जाता है, जो इन्वेस्ट करते हैं ह्यूज अमाउंट। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया हैवीली इन्वेस्ट करते हैं, माने ये ऐसे फाइनेंशियल एंटिटीज होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी इन द कंपनीज। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी के अंदर ये क्या करने वाले हैं, एक बड़ा अमाउंट पैसे का इन्वेस्ट करते हैं। और इनका जो इन्वेस्ट करने का कहीं ना कहीं एक मोटिव ये रहता है कि ये जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो डिसीजन है ना, उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना इनका एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, दे आर द लार्ज फाइनेंशियल एंटिटीज दैट इन्वेस्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनीज एंड इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट डिसीजन। ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेट डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इनको क्या बोलते हो आप लोग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हो। इनको बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेक होल्डर भी कंसीडर किया जाता है आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट के अंदर। क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, मॉडर्न कॉर्पोरेट के अंदर इनको पावरफुल स्टेक होल्डर की तरह भी कंसीडर किया जाता है। तो ये अपने आप में लीगल फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं एक मोटा अमाउंट पैसे का कंपनीज के अंदर एक तरीके से इन्वेस्ट करती है। और ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके जो कॉर्पोरेट डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस करने का काम भी ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं। सर आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे आपने काफी ऐसे बैंक्स के नाम होंगे, जैसे आप लोग पीएफआईज की बात कर सकते हैं, जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड्स की बात कर सकते हैं, जैसे आप लोग पेंशन स्कीम की, पेंशन फंड की बात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी के कॉर्पोरेट डिसीजन को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो आई होप कि ये चीज क्लियर रही होगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मीनिंग क्या होता है। अब एक प्रॉपर जो आपकी डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, उसको अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग एक बैकग्राउंड तैयार कीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके कि जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका अपना असल में मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो अब आपको बेटर क्लैरिटी रहेगा। जो आप अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सर आप लोग ये डेफिनेशन लिख के आएंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। पीछे वाली बातें लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली अगर आप लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप में क्या होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इन्वेस्ट करती हैं क्या, पूल्ड फंड्स। ध्यान रखिएगा, क्या इन्वेस्ट करती हैं,
पूल्ड फंड्स इन्वेस्ट करती है कहां पर, ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटीज के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर आपके शेयर्स हो जाते हैं, आपके बॉन्ड्स हो जाते हैं और अदर जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो हो जाते हैं, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स और एक क्लाइंट, अपने खुद के बिहाफ पे, अपने मेंबर के बिहाफ पे या अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ये क्या करते हैं, पूल्ड मनी या पूल्ड फंड्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, दीज आर द बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या होते हैं, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कंपनीज के अंदर पैसा, मनी को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और केवल मनी नहीं, मैं आपको कहूंगा, आप लोग क्या कहेंगे, सर ह्यूज फंड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ह्यूज फंड की बात हो रही है। तो एक मोटा पैसा कहीं ना कहीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन लीगल एंटिटीज को क्या बोला जाता है, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मीनिंग आपको समझ में आया। अब देखिए एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको बताए, सर आप लोग म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले सकते हैं, काफी डिटेल में जाकर के मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। इंश्योरेंस कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हैं, पेंशन फंड का एग्जांपल ले सकते हैं, काफी सारे बैंक्स इसके अंदर आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको ख्याल में और अपने दिलो दिमाग में रखना है। अच्छा याद रखिएगा, जितने भी आपके ये जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इंडिया के अंदर ये रेगुलेट होते हैं। ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग बॉडी कौन है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, रेगुलेटेड बाय CB। इनको कौन रेगुलेट करता है माय डियर फ्रेंड्स, इनको CB रेगुलेट करता है। सर CB का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी बार बता चुका हूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, माने CB इस पूरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के मामले को डील करता है। समझ में आया? तो ये सारे एग्जांपल है। जब भी आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कीजिए, तो सर आप म्यूचुअल फंड की बात कर सकते हैं, आप बैंक्स की बात कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर सकते हैं, आप पेंशन फंड की बात कर सकते हैं, काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हैं, आप FIIs की बात कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर एग्जांपल। अब वन बाय वन करके मैं आगे बताऊंगा, जैसे म्यूचुअल फंड को लेकर के 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर के आपको एक मालूमात हासिल होनी चाहिए, ऐसे ही पेंशन फंड से लेकर के और FIIs की भी आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उससे पहले हम लोग जो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सर जब आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं ना, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रोल क्या होता है, माने हमें क्या पढ़ना है, हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रोल को पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे देखेंगे, तो मैंने बताया था अभी जो मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रहा है उसके अंदर आप लोग कह दीजिएगा काफी हद तक चीजों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करते हैं, माने मजबूत करते हैं। जैसे जैसे सबसे पहले आप लोग किसकी बात कर सकते हैं, सर वोटिंग इन द शेयर होल्डर मीटिंग, माने जब ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या आप लोग इनको क्या कह देंगे, इनको आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कह दीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके शेयर होल्डर मीटिंग्स के अंदर वोटिंग कराते हैं। इसकी वजह से जो गवर्नेंस है वहां पे उसका स्ट्रेंथन होता है, यानी कि उसकी जो एक तरीके से ना वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अपोजिंग अनफेयर रेजोल्यूशन, अगर कोई अनफेयर रेजोल्यूशन आ जाता है तो उसको अपोज करने का काम करता है क्वेश्चनिंग एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन को क्वेश्चनिंग करते हैं, डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की डिमांड करते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपके पास प्रमोटर होता है उसकी जो पावर है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, मिसयूज ना करे। इससे प्रिवेंशन का काम भी कौन करता है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बिहाफ पे आप लोग कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं, एंड दे प्रमोट शेयर होल्डर एक्टिविज्म। काफी इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसके बारे में मैं काफी डिटेल में एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, पहली क्लास इसी के ऊपर थी कि ये किसको प्रमोट करते हैं, शेयर होल्डर एक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं। और जहां पे भी
शेयर होल्डर एक्टिविज्म की बात आ जाती है, वहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, वहां पे हम लोग सर आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, याद रखिएगा किसकी बात करते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं और इनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये भी आपको थोड़ा अपने दिलो दिमाग और जहन में रखना, ठीक है। हम इसके प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की भी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके शेयर होल्डर एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट को एक तरीके से प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो ऑब्वियस सी बात है टाइप्स की जब आप लोग बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग पैरामीटर होते हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग सोर्स ऑफ फंड की बात करते हैं, माने सोर्स ऑफ फंड के बिहाफ पे आप लोग कुछ क्लासिफिकेशन कर देते हैं, कुछ कैटेगरियां बना देते हैं। अच्छा, दूसरा इन्वेस्टमेंट के पर्पस के ऊपर भी आप लोग कह देते हैं, तो क्या कहेंगे, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के। देखिए याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और एग्जैक्टली जो आपके इन्वेस्टमेंट की, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, आपके इन्वेस्टमेंट की जो आपकी स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है ना, उनके बिहाफ पे भी आप लोग अलग अलग कैटेगरियों में इन तमाम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इन तमाम चीजों के बिहाफ पे मोटा मोटा आप लोग ये कह सकते हैं सर, जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, हमारे पास सबसे पहले किसका एग्जांपल है सर, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो दूसरा आप लोग एग्जांपल बैंक्स का ले सकते हैं, ये भी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स आप लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप FIIS का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पेंशन फंड का एग्जांपल ले सकते हैं एटसेट्रा, ठीक है। तो आप लोग ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कहीं ना कहीं कहाँ पे काम आते हैं, आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के जब टाइप्स की बात करते हैं तो वहां पे काम आते हैं। अब करना क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बैंक के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन FIIS के बारे में और पेंशन फंड्स के बारे में। क्लियर है, अभी हम लोग वन बाय वन करके इनको पढ़ने वाले हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे सोर्स ऑफ फंड हो गया है, पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है, या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो गया है, इन तमाम बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप्स में इनको क्लासिफाई करते हैं। और इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, मैंने पहले भी बताया है, फिर एक बार बता देता हूं, इनको रेगुलेट करने का काम CBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको दिमाग में आ गई होंगी, क्लैरिटी मिला होगा कि यहाँ पे क्या कुछ मामला। अभी तक क्या देखा है सर, अभी तक हमने देखा है सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या है, बैकग्राउंड के अंदर इसकी जो एक डेडिकेटेड डेफिनेशन है वो क्या रहने वाली है, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े, ये एग्जांपल्स यानी टाइप्स ही रहने वाले हैं। रोल क्या रहने वाला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, हमने टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पढ़ा, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी आप लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है सर, समझना है एक एक करके। जैसे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इन टाइप्स की बात करेंगे। इन टाइप्स के अंदर सबसे पहले आप लोग किसकी बात करने वाले हैं सर, म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। क्या बता सकते हो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज दैट पूल मनी from the public investors and invest in the diversified portfolio, माने आप लोग कह सकते हैं ये कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, दीज आर द इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो पूल करती है, इन्वेस्ट करती है मनी को, कहां से, जो आपके पब्लिक इन्वेस्टर है वहां से उठा करके पैसा, और उनको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में क्या करती हैं, एक तरीके से इन्वेस्ट करती है। इनको क्या बोला जाता है, इनको आप लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं, समझ में आया। तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, आप लोग कह सकते हैं, जिनका काम होता है पूल मनी फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन द डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। इसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअल फंड बोला जाता है। अब म्यूचुअल फंड के जो कुछ फीचर्स है, जैसे सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहली फीचर क्या है, ये जो आपका म्यूचुअल फंड है ये मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, जो ये आपका म्यूचुअल फंड्स है इनको कौन मैनेज करता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एक तरीके से मैनेज करते हैं। और यहाँ पे डाइवर्सिफाई होती है रिस्क, समझ आए, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर ये पैसा डालते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिस्क भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, हाई पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट, क्लियर है, यहाँ पे इनका ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो आपके म्यूचुअल फंड है
म्यूचुअल फंड का स्टॉक मार्केट के अंदर भी पार्टिसिपेशन होता है। बच्चा ये बात आपको याद रखें। कुछ कुछ बेसिक बातें हैं रोल की अगर आप लोग बात करते हैं तो एक्टिव इन वोटिंग एंड गवर्नेंस मैटर्स, ठीक है। तो ये आपके म्यूचुअल फंड है, वोटिंग्स के अंदर और गवर्नेंस मैटर के अंदर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेसिक सी चीजें हैं, आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए तो डेफिनेटली आप लोग इनको लिख सकते हैं। ऐसे आप लोग किसकी बात कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस प्रीमियम को कलेक्ट करके ना अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करती है। समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है ये भी आपका एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसे को क्या करती है, कलेक्ट करती हैं और उनको इन्वेस्ट कर देती है उन कहां पे, सिक्योरिटीज के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर आपके शेयर्स भी हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या अनदर फाइनेंशियल जो भी आपकी चीजें हैं वो हो सकती है। तो आप लोग सिक्योर शेयर्स और बॉन्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपका LIC हो गया है, या आप लोग कह सकते हैं LIF, ठीक है ना, LIF जिसको लाइफ इंश्योरेंस फंड कहते हैं, LIC भी कह सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस फंड हो गया। ये कुछ एग्जांपल है। और अगर आप लोग रोल की बात करते हैं तो आप लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टर इन द कंपनीज, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो आपके लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टर की तरह काम करती है, जहां पर भी ये पैसा इन्वेस्ट करती है। किसकी बात हो रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी तक दो टाइप हमने पढ़े, म्यूचुअल फंड हमने पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, इंश्योरेंस कंपनीज पढ़ा। इतना ही करना है, आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के नहीं फंसना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आपको केवल लिख के आना है, समझ आया। अब जैसे तीसरे की बात करते हैं तो पेंशन फंड हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब पेंशन फंड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे फंड जो क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो भी रिटायर हो चुके हैं ना एम्प्लॉयज, उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके, ऑब्वियस सी बात है। तो दीज आर फंड्स क्रिएटेड टू प्रोवाइड द रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्या प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इन फंड्स को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे फीचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, और आप लोग क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक बेसिक शब्द है। यहाँ पे प्रमोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, रोल के अंदर प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को। क्या करते हैं, ये सस्टेनेबल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को एक तरीके से क्या करने का, प्रमोट करने का काम किनका होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिक चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तीन तरीके के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पढ़े, इंश्योरेंस कंपनीज हमने पढ़ा, म्यूचुअल फंड हमने पढ़ा, और तीसरा क्या पढ़ा, पेंशन फंड पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं काफी सारे बैंक्स को लेकर के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। तो बैंक्स अपने आप में कमर्शियल बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इन्वेस्ट सरप्लस फंड। ये क्या करते हैं, सरप्लस फंड इन्वेस्ट करते हैं। इनका मेन रोल देखिए, मेन रोल क्या है, लोन प्रोवाइड करना, इक्विटी स्टेक्स को होल्ड करना, इन्फ्लुएंस करना गवर्नेंस डिसीजन को। बेसिक बातें हैं ये, क्या करना, तीन रोल होते हैं बैंक्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। जब ये फंड्स के एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं सरप्लस की टर्म में, तो ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, स्टेक्स या इक्विटी को होल्ड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट डिसीजन को, ठीक है। जो जितने भी गवर्नेंस डिसीजन हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का काम भी ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। हाँ, ये जरूर पढ़िएगा, जैसे आपका FPI हो गया, या आप लोग कह दीजिए FIIS, इसके अंदर क्या होता है, फॉरेन एंटिटीज होती हैं। ये क्या होती हैं, फॉरेन एंटिटीज होती हैं जो इन्वेस्ट करती हैं इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर। माने हिंदुस्तान का जो स्टॉक मार्केट होता है या फिर जो भी सिक्योरिटी मार्केट होता है, उसके अंदर जो भी फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती है उसको आप लोग कहते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर आप लोग इनके फीचर्स की बात करते हो तो आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे लार्ज कैपिटल इनफ्लो एक मेन फीचर है, मार्केट मूविंग पावर सेकंड है, एक्टिव इन कॉर्पोरेट वोटिंग। बेसिक बातें हैं, यहाँ पे कोई मेरे को आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसा है कि मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल देकर के ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊं, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। चीजें सिर्फ आपको एक बार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिख के आनी है, ठीक है। रोल की बात करते हैं तो ब्रिंग ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, क्या करना, ग्लोबल जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है उनको ब्रिंग करना। इसके अलावा
दो मुद्दों पर और हम चर्चा करेंगे, सोवर्जी वेल्थ फंड को लेकर के और हेज फंड को लेकर के। अब यहाँ पे देखिएगा सोवर्जी वेल्थ फंड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ध्यान रखिएगा ये क्या है, दीज आर द गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स इन्वेस्टिंग इन द ग्लोबल मार्केट। ध्यान रखिएगा ये कहां पे करते हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर ये इन्वेस्टमेंट डालते हैं और इनको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग फीचर की बात करते हैं तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखना, ये किसका काम है, ये कहीं ना कहीं किसके फीचर है, सोवर्जी वेल्थ जो आपके फंड है उनके फीचर है। अगर आप लोग प्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंटली ओन्ड था, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड्स यूजिंग एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये किसको फॉलो करते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करके ना ये इन्वेस्टमेंट डालते हैं। फीचर के अंदर हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्टिव शेयर होल्डर एक्टिविज्म, ध्यान रखिएगा ये क्या करते हैं, एक्टिव शेयर होल्डर एक्टिविज्म को प्रमोट करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, याद रख लेना। ठीक है, तो यहां तक माय डियर फ्रेंड्स कुछ कुछ बातें थी जो आपको क्लियर रही होंगी। हमने समझा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और हमने समझा कि एग्जैक्टली कितने टाइप के होते हैं और कुछ कुछ बातें इनसे जुड़ी हुई हम लोगों ने अपनी इस क्लास के अंदर जान ली है। अब सबसे बड़ा सवाल माय डियर फ्रेंड्स ये आता है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, सर आपने शुरू में बोल तो दिया कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हमने देखा भी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आता है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग इनकी बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये रेलिवेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि ये हमने काफी डिटेल में जाकर के पढ़ा, ये जितने भी आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो काफी रेलिवेंट है किसके अंदर, मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। इनफैक्ट दे आर कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स शेपिंग कॉर्पोरेट बिहेवियर। समझ में आया, इनको क्या कंसीडर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इनको मोस्ट पावरफुल फोर्स शेपिंग कॉर्पोरेट बिहेवियर की तरह कंसीडर किया जाता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए कारण क्या है, इनको क्यों माना जाता है ऐसा, क्यों इनको इतना रेलिवेंट माना गया है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करके चलता है लार्ज शेयर होल्डर इन द कंपनी, जिसकी वजह से ये कंपनी के कॉर्पोरेट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये रेलिवेंट भी है। ठीक है, आगे आप लोग क्या कह सकते हो, सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर, ऑब्वियस सी बात है, अगेन मैनेजमेंट के अंदर वोटिंग का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे क्या कह सकते हो, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट कैन नॉट इग्नोर देम, इनको क्या नहीं कर सकता है, इन चीजों के बिहा पे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इग्नोर नहीं कर सकता है। और मैंने बताया यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के थ्रू इनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और ये कुछ बेसिक ऐसे कारण है जिनके बिहाफ पे यू कैन इजीली से कि यहाँ पे जब आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो दीज आर रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड या टुडेज मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये काफी क्या होते हैं, एक तरीके से रेलिवेंट होते हैं। एक कारण और दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे रेलिवेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग फॉर द मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे जब एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना पैसा हार्डकोर मनी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करता है मैनेजमेंट की। क्यों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलवेज कंपनीज की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करता है, पुअर डिसीजन को क्वेश्चन करता है एंड अपोज करता है अनफेयर रेजोल्यूशन को। दिस रिड्यूस, जिससे क्या होता है, इससे रिड्यूस हो जाता है मिसयूज ऑफ पावर ऑफ प्रमोटर्स। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज आल्सो रेलेवेंट इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द शेयर होल्डर का। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा शेयर होल्डर एक्टिविज्म, याद आया, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, शेयर होल्डर एक्टिविज्म। उसके बिहाफ पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बड़े प्यार से कह सकते हैं कि ये आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर काफी रेलिवेंट रहने वाला है। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को, और एंकरेज करता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म को। ये बात दोबारा लिख के आ गई है,
ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जब आप लोग एक बार लेक्चर लगा लेते हैं तो आपके दिलो दिमाग जहन के अंदर ये चीजें बैठ जाती हैं और आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से इन चीजों को केवल एक बार चीजों को देख करके और प्रैक्टिस करके इजीली एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। और वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं 101% थ्योरेटिकल रहने वाला है और स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। कोई आपको, मैं कहता हूं प्रोफेसर इतनी मेहनत ही नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे चीजों को घुमाया जाए, यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाए जिससे आपकी कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट किया जा सके। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पूछ लिया क्लास एक्शन शूट का एक्सप्लेन कीजिए, या आपसे पूछ लिया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेलिवेंट है नहीं है, ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका एक्सप्लेन करो। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आने वाला है, ठीक है। तो आपको भी कुछ ज्यादा अपना टाइम यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स भी है तो वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, मार्क माई वर्ड्स। और जीएसटी तो ऑब्वियस सी बात है आपके छक्के छुड़ा सकता है अगर आपने उसको अच्छे से नहीं किया तो। और वैसे भी जीएसटी के लिए तो हमारे चैनल के लिए आई डोंट थिंक कि कोई टीचर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस नाम पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी को समय रहते मिल सके। बहरहाल यहाँ पे देखिएगा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो उस केस में भी जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो काफी हेल्प करते हैं। जो दैट्स व्हाई आप लोग कह सकते हो आज के कॉर्पोरेट जो मॉडर्न गवर्नेंस के अंदर इनका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये काफी रेलिवेंट भी रहने वाले हैं। क्लियर? आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसकी मालूमात, जिसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। सर कौन सा टॉपिक है? देखिए क्या लिखा हुआ है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनके सामने चैलेंजेस आते हैं, ऑब्वियस सी बात है हर एक व्यक्ति के सामने चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो निजी जिंदगी हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी जिंदगी की आप लोग बात कीजिएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, इन चैलेंजेस को पढ़ना जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है तो क्यों है, इस सवाल को आप लोग थोड़ा समझिएगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर द पावरफुल स्टेक होल्डर इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये मैंने इनिशियल लेवल पे आपको बता दिया था, इनको पावरफुल स्टेक होल्डर माना जाता है। हाउएवर डिस्पाइट देयर लार्ज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वोटिंग पावर दे फेस सर्वल प्रैक्टिकल एंड द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। ये क्या करते हैं, ये कुछ आपके प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को फेस करते हैं। समझ में आया? अब आपको इन चैलेंजेस को पढ़ना क्यों जरूरी है ये समझिएगा, ताकि आप लोग शेयर होल्डर एक्टिविज्म की कुछ लिमिटेशन है उनको समझ पाए, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल गवर्नेंस डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड कर पाए, एनालाइज कर पाए, आप लोग वीकनेस इन द मॉनिटरिंग सिस्टम क्या क्या है इनको समझ पाए। माने आप लोग ये समझ पाए कि मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। दैट्स व्हाई आप लोग उसको एनालिसिस करके बेटरमेंट के लिए आगे प्रोसीड कर सके। आगे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल गवर्नेंस डिफिकल्टीज को एनालिसिस कर पाए और लिमिटेशन ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म को समझ पाए। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन टुडेज वर्ल्ड। 21st सेंचुरी के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें चलती है उनको हमें देखना जरूरी है। जैसे अगर आप लोग चैलेंजेस की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ लॉन्ग अफेयर्स है, बट आप लोग इन पॉइंट्स को अगर आप लोग लिखाएंगे अपने बिहाफ पे तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक चैलेंज होता है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है। रेगुलेटरी एंड द कंप्लायंसेस बर्डन, लिमिटेड डायरेक्ट कंट्रोल, कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम और इंफॉर्मेशनल असिमेट्री और रिस्क ऑफ रेपुटेशनल डैमेज। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो डेफिनेटली एक बार पढ़ लेंगे ना, या रिस्क ऑफ रेपुटेशनल डैमेजेस के ऊपर आप लोग आराम से 8-10 लाइन लिख सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, सिमेट्री असिमेट्री के हिसाब से आप लोग बड़े प्यार से इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिमिटेड डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्टर कंट्रोल, तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आप लोग अपने बिहाफ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्योंकि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आज तक नहीं पूछा गया है ये टॉपिक, दैट्स व्हाई मैं इसको इतना रेलिवेंट नहीं मानता हूं। जो रेलिवेंट टॉपिक है उसके ऊपर मैंने आप सभी के साथ चर्चा की, काफी डिटेल में जाकर के हमने पढ़ा, काफी डिटेल में जाकर के हमने अंडरस्टैंड किया कि एग्जैक्टली चीजें कैसे मूव ऑन होती है। और अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था, जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको काफी डिटेल में जाकर के बताया था माय डियर फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट किया है। जहां पे सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा शेयर होल्डर एक्टिविज्म को लेकर के। तो पहली क्लास मेरी शेयर होल्डर एक्टिविज्म के ऊपर थी, पार्ट 1। सेकंड में हम लोगों ने क्लास एक्शन शूट से काफी डिटेल में जाकर के चर्चा की और मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यहां से एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पढ़ लिया है, आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6 जो आज की क्लास के अंदर आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होंगी, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।